नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, MSH क्लासेस के द्वारा अभी हाल ही से आप लोगों को नागपुरी का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और अभी झारखंड की जितनी वैकेंसी है उन सब के लिए यह एक कॉमन प्रैक्टिस सेट है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हूबहू डायरेक्ट लड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। और यह वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और आप लोगों को आज का नया न्यूज़ मालूम होगा दोस्तों कि जो इससे पहले जो गवर्नमेंट था उसने एक नियोजन नीति लाया था, जो नियोजन नीति आपका 2016 में आया था। और इस नियोजन नीति को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। क्यों अमान्य घोषित कर दिया गया? क्योंकि यह आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, समानता का अधिकार। तो यह जो नियोजन नीति था 11 और 13 जिला, 13 और 11 जिला, तो यह मौलिक अधिकार का हनन था, क्योंकि इससे समानता का अधिकार का हनन हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्योंकि कुछ लोग क्या था, यह 13 जिला जो था आरक्षित था और 11 जिला जो था, यहाँ पे जिलों को दो कैटेगरी में बांट दिया था, एक अनुसूचित जिला और एक गैर अनुसूचित जिला। अब इसमें क्या हुआ कि जो गैर अनुसूचित जिला वाला है उसमें तो सभी लोग भर सकता है, लेकिन जो अनुसूचित जिला है उसमें सिर्फ उसी जिले के कैंडिडेट को फॉर्म भरने का अधिकार मिला था। तो इस वजह से इसे समानता का अधिकार, एक ही जिला में हम लोग क्या हुए कि हम लोग को क्या किया गया, रोक दिया गया फॉर्म भरने से। तो इसलिए इसे अमान्य घोषित किया गया। और एक बात यह है कि संविधान में बताया गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वह कितना हो सकता है, 50%। लेकिन अगर आप यहाँ 100% आप रोक दिए तो यहाँ तो आरक्षण आप 100% दे दिए, 100%, जो कि क्या होता है, संविधान के विरुद्ध प्रतीत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे अमान्य घोषित कर दिया, ठीक है, अर्थात इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, बोला गया है कि आप जो पहले बहाली हो चुका है उसके लिए फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप बोलते हैं फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कीजिए और एक तरफ बोलते हैं कि यह नियोजन नीति गलत है, रद्द किया जाता है। तो इस नियोजन नीति के तहत जो एग्जाम लिया किया गया तो वो कैसे सही हो गया? अगर यह नियोजन नीति के आधार पे ही तो एग्जाम लिया गया, मान लीजिए यहाँ वाले बंदा को यहाँ फॉर्म नहीं डालने दिया गया, तो अगर ये बंदा यहाँ फॉर्म डालता तो हो सकता है कि यह एग्ज़ाम नहीं देने गया होगा, वो बंदा अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में डालता तो एग्ज़ाम देता। तो इस आधार पे तो यहाँ पे ये भी कमी दिख रहा है। तो इन सब पे भी विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बोला है कि जो बहाली हो चुका है और जो नहीं हुआ है उसको भी बहाली कीजिए। अब यहाँ पे जो पंचायत सचिव वाले लोग जो हैं, तो पंचायत सचिव के बारे में यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन हो सकता है इस पे भी असर आपको दिखेगा। हो सकता है सरकार इसको सिरे से खारिज कर दे, क्योंकि अब सरकार के पाले में ये है। और सरकार, क्योंकि हम लोग के द्वारा क्या है, एक चुना हुआ सरकार हम लोग के पास है, और चुने हुए सरकार में ये पावर है कि वह किसी भी वैकेंसी को एक धर्रे से पूरा खारिज कर सकता है, ये अधिकार है। जो ठीक है, अभी तक बहाली नहीं हुआ है तो हो सकता है, और क्योंकि सरकार बहाली देने के मूड में भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसे खारिज कर दिया जाए और फिर से पंचायत सचिव का नया वैकेंसी लाया जाए। या हो सकता है ये भी हो जाए कि पंचायत सचिव का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। दोनों संभावना हो रही है। तो अब जो नियोजन नीति है दोस्तों, सोच लीजिए कि वो नियोजन नीति इतना दिन के बाद अगर ये नियोजन नीति आपका खराब हुआ है, रद्द किया गया है, तो अभी वाला जो वर्तमान नियोजन नीति है यह भी 100% नियोजन नीति जाएगा। मीन्स कि अब आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस नियोजन नीति पे भी बात चल रहा है और इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि अब सरकार को यह मालूम हो चुका है कि हम जो नियोजन नीति बनाए हैं वह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम इस आधार पर नहीं रोक सकते हैं कि यह झारखंड से
क्या नहीं किया है, इंटर और मैट्रिक और इंटर नहीं किया है, वो कहीं का, क्योंकि वहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, बस ये है, और इस आधार पे आप नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए यह भी नियोजन नीति जो है इसका कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है, मीन्स कि ये जाएगा। फिर भी आप लोग पढ़ाई पे बने रहें, क्योंकि इस दौर में जो पढ़ाई छोड़ेगा वो रिजल्ट से बाहर हो जाएगा, और जो पढ़ाई में लगातार रहेगा वो 100% रिजल्ट उसका होगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ाई में बने रहें। इसीलिए एमएसएच क्लासेस आप लोगों के लिए हर दिन 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ला रहा है, जिससे कि आप ना चाहते हुए भी अपनी तैयारी में बने रहें और अपना रिजल्ट, अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी संकल्प के साथ हम लोग आज का यह प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, अर्थ कर आधार पर वाक्य कई तरह कर होए न। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ के आधार पे पूछा है। ठीक है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितना प्रकार का होता है ये बताना है। तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा 8 प्रकार का होता है दोस्तों हम बोल देते हैं। अगर आपको राइट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसे सुन लीजिएगा दोबारा। एक होता है विधिवाचक वाक्य, एक होता है निषेधवाचक वाक्य, एक होता है मेरा तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है मेरा विस्मयादि बोधक वाक्य, एक होता है इच्छा सूचक वाक्य, और एक होता है संदेहवाचक वाक्य, और एक मेरा होता है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से काउंट कीजिएगा तो आपका अर्थ के आधार पे 8 वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है। उभय लिंग हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जो निर्जीव चीज है। तो निर्जीव चीज इसमें क्या दिख रहा है, निर्जीव चीज में सॉरी दोस्तों, निर्जीव में हम लोग बोले थे क्या होता है आपका बेलिंग होता है, लेकिन जो सजीव चीज है उसमें अगर आपको लिंग नहीं पता चल रहा है तो वह उभय लिंग कहलाएगा। देखिए मोमबत्ती अपने आप में क्या है, निर्जीव है। दिया क्या है, अपने आप में निर्जीव है। उसके बाद अब यहाँ पे नानी है। ठीक है, नानी जो है ये अपने आप में क्या दिख रहा है कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे एक छौआ जो है, अब छौआ कौन सा छौआ है, बेटा छौआ है या बेटी छौआ है, नहीं पता चल रहा है, इसलिए यह उभयलिंग होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, कौन भाषा का विशेषता कोमलकांत पदावली से जुड़ला है। तो कौन भाषा का ऐसा है विशेषता दोस्तों जो कि कोमलकांत ये सब का हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सदरी है, सादरी है या सदानी है। तो यह सब नागपुरी का ही पहले का नाम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, प्रमोद कुमार राय नामक कवि कर कौन काव्य रचना साहित्य संसार में चर्चित है। अब प्रमोद कुमार राय का कौन सा रचना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो बीता भैर ठाव है दोस्तों। ठीक है, बीता भैर ठाव है। बीता मतलब जैसे हम लोग हाथ बनाते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग ये हाथ बना दिए। ठीक है, ये हाथ बना दिए, तो अब ये हाथ का जो ये आपका ये जो छोटी वाले लिटिल फिंगर है और आपका जो थंब है, इन दोनों का आप चौड़ा करके नापिएगा तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसी को बीता कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यही बीता भैर ठाव प्रमोद कुमार राय का एक काव्य है जो कि बहुत ही चर्चित है। 5 नंबर देखते हैं हम लोग, देवल में से कौन झारखंड का सबसे पुराना भाषा है के। अब झारखंड का सबसे पुराना भाषा कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पुराना भाषा झारखंड का कौन सा है, असूरी है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, देवल में से कौन परिणाम वाचक विशेषण कर है के, विशेषण है के। ठीक है, परिणाम वाचक, आप यहाँ पे परिणाम बताना है, संख्या नहीं परिणाम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक पहला धान, क्या एक पहला धान को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो यह अपने आप में क्या दिखा रहा है, परिणाम को दिखा रहा है। 3 खंडी, अब इसी तरह 3 खंडी दोस्तों, एक मापन का नागपुरी में एक इकाई है जिसमें 3 खंडी होता है। हमको एग्जैक्ट नहीं पता 3 खंडी क्या होता है, लेकिन यह मापन का एक तरीका है। उसके बाद है क्या अगम धान, मतलब अगम मतलब बहुत। ठीक है, तो बहुत धान, तो बहुत धान जो है इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मात्रा बता रहे हैं ना कि अगम है, एक पहला है, 3 खंडी है, इसका मात्रा बता रहे हैं और मात्रा को ही परिणाम कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, निरर्थक ध्वनि के लिखे के लिए कौन वर्ण कर इस्तेमाल
होएला। अब यहाँ पे देखिए निरर्थक ध्वनि को लिखने के लिए, तो निरर्थक ध्वनि को लिखने के लिए कोई भी ध्वनि का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, कोई भी वर्ण का, ठीक है। तो इसलिए आंसर देवल में से कोनो नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल कहावत कर अर्थ बताओ। रहे बांस ना बाजे बांसुरी, ठीक है, ना बाजे बांसुरी, बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी भी नहीं बजेगा, क्योंकि बांसुरी बांस से ही बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, झंझटे के ख़त्म कर दे। किसी भी मामले में अगर कुछ झंझट हो रहा है तो उसी झंझट को जड़ से ही ख़त्म कर देने का बात को ही ये चीज़ हम लोग कहते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं। लाई कौन कारण कर कारक कर प्रत्यय प्रसर्ग है के चिन्हा है के, ठीक है। लाई, लाई जो है वह कारक का एक चिन्हा है, लेकिन आपको बताना है यहाँ किस कारक का यह चिन्हा है। तो किस कारक का चिन्हा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 9 नंबर देखेंगे तो यह संप्रदान कारक का है। और संप्रदान कारक हम लोग को क्या होता है, हम लोग को पता है संप्रदान कारक में कि जिसमें क्या होता है, छूटने का बात होता है, ठीक है, मतलब कुछ करने का। जैसे यहाँ पे संप्रदान में जोड़ना संबंध का बात होता है, ठीक है, संबंध दिखाता है, ठीक है। संबंध अगर दिखाने वाला मामला है तो उसमें, या ये बोल दीजिए कि कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, सरकार गरीब लाए या गरीब लागिन का करलक, कंबल बांटलक, ठीक है। तो किसके लिए बांटा, तो गरीबों के लिए बांटा। तो गरीबों के लिए सरकार कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसी लाई हुआ उसी के लिए यूज होता है। तो यह संप्रदान कारक का एक उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। देवल में से कौन तत्सम शब्द है के, तत्सम। अब यहाँ पे आपको बताना है कि तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, तत्सम शब्द हम लोग जिसमें संस्कृत का शब्द हो और वह ज्यों का त्यों उतर जाए उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। वह शब्द क्या होना चाहिए, संस्कृत का शब्द, और हिंदी में या नागपुरी में ज्यों का त्यों उतर जाता है, हिंदी में, खास करके हिंदी में। नागपुरी में तो चलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसे ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चंद्र है, ठीक है, चांद को हम लोग चंद्र कहते हैं, तो यहाँ नागपुरी में भी चंद्र डायरेक्ट, ये संस्कृत में इसका जो चंद्र है वह हिंदी में भी डायरेक्ट चंद्र कहलाता है। तो यह ज्यों का त्यों उतर गया तो इसे तत्सम शब्द कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। व्याकरणिक इकाई का रूप में उद्देश्य और विधेय केकर अंग होवेला, ठीक है। उद्देश्य और विधेय किसका अंग होता है दोस्तों, हम लोग को सबको पता है किसका है, हम बहुत बार बता चुके हैं, वाक्य का 2 अंग है, ठीक है। चलिए 12 नंबर हम लोग देखते हैं। स्रोत कर आधार पर शब्द कई किस्म कर होवे ना। अब यहाँ पे स्रोत के आधार पे किसका पूछा गया है, शब्द का किस्म पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द कितना प्रकार का होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, सारे बुक में अलग अलग दिया गया है, तो सारे बुक के हिसाब से हम बता देते हैं। अब यहाँ पे अगर फिर बाद में आप पूछिएगा तो उसके हिसाब से हम आंसर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर में क्या बताया गया, आंसर में 4 बताया गया, जबकि किसी बुक में 4 नहीं दिया गया है। शब्द का भेद किस्म, ठीक है, शब्द का जितना कितना भेद होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पे, मान लीजिए हम लोग इसके सुधीर कुमार, जो कि सुधीर कुमार का ही यह सेट है, तो सुधीर कुमार के सेट के हिसाब से देखेंगे तो सुधीर कुमार 6 भेद बताया है, ठीक है, 6 भेद बताया, जबकि इसका आंसर सुधीर कुमार के हिसाब से 4 हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। जब आप अपने ग्रामर बुक में 6 बताए हैं तो 6 करते तो यहाँ पे सही, लेकिन यहाँ पे आप 4 बता रहे तो यह गलत है। अब यह 6 कौन कौन सा बताया है, तो शब्द, तो तत्सम शब्द बताए हैं, तद्भव शब्द बताए हैं, देशज बताए हैं, विदेशज बताए हैं, और अर्ध तत्सम बताए हैं, ठीक है, और एक बताए हैं अनुकरण, अनुकरण वाचक शब्द, ठीक है। तो ये 6 बताए हैं कौन, सुधीर कुमार, जबकि आंसर दे रहे हैं 6, तो सुधीर कुमार के हिसाब से यह 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम लोग संपूर्ण नागपुरी के हिसाब से देखेंगे तो संपूर्ण नागपुरी में दोस्तों 5 बताया गया। कौन कौन सा 5 बताया गया, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और एक संकर, संकर अर्थात जिसमें दोस्तों दोनों चीज़ को मिला दिया जाता है, या दोगला किस्म का जो वर्ड हो उसे हम लोग संकर कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 बताया गया है। अब यहाँ पे आप क्या आंसर लगाइएगा, कहे कि 5 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है, ठीक है, 4 तो नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है।
क्योंकि इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में संस्था के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। ऐसा होगा, 100% होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए केकर इस्तेमाल होएला। तो किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, सबको पता है, इन आइन इस तरह का व्यवहार होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। देवल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होएला। तो कौन संयुक्त रूप में है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे त्र जो दिख रहा है यह संयुक्त रूप है, ठीक है, संयुक्त रूप में त्र होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। देवल में से कौन इक्रांत शब्द ना लागे, ठीक है, इक्रांत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इक्रांत का मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये दीर्घी वाला ई हो जाए तो यहाँ पे ये इक्रांत होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इधर वाला ई लग जाए तो ये मेरा इक्रांत नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कौन हिरसी वाला लगा हुआ है, हिरसीकार किसमें है, तो जिसमें हिरसी है वही इक्रांत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कली देख लीजिए, कली जो है हिरसीकार में है तो यह इक्रांत हो जाएगा, ठीक है। और दीर्घी वाला बाकी सब दिख रहा है इसलिए यह इक्रांत है, ठीक है। तो इक्रांत नहीं है में कौन हो जाएगा, कली हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, नहीं है तो जो हिरसी हो वो इक्रांत नहीं है और दीर्घी वाला इक्रांत होता है। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एकदम आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में संगे चलब नामक काव्य रचना कौन रस में आया। अब संगे चलब क्या रचना में आया है दोस्तों, तो यह वीर रचना में आया है, ठीक है। संगे चलब तो किसको कह रहा है, वीर लोग को कह रहा है, झारखंड के जवानों को कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर देखते हैं। नागपुरिया सदानी व्याकरण में कई ठो समास कर जानकारी देवल है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट किताब पूछ दिया। इसी तरह से समास का जब भी पूछेगा ना दोस्तों, ऐसा JSSC में पूछा जा चुका है, समास के बारे में जब भी पूछा गया है तो वह बुक का नाम दे देता है और पूछता है उस बुक के हिसाब से आप समास का भेद बताइए। तो यहाँ पे नागपुरिया सदानी व्याकरण, नागपुरिया सदानी व्याकरण कौन लिखा है दोस्तों, तुमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र के द्वारा, ठीक है। तो इसमें समास का कितना भेद बताया गया है, 7 बताया गया है, ठीक है। अब ये 7 कौन कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं कि यह समास का 7 भेद कौन कौन सा है। तो पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा नय समास और आखिरी और 7वां बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस तरह से 7 समास का भेद बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। झारखंड में कई ठो भाषा परिवार कर भाषा मन आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड में कितना भाषा परिवार है, तो हम लोग को सबको पता है झारखंड में 3 भाषा परिवार है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कौन कौन सा है, तो आर्य भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है और तीसरा जो है आग्नेय, आग्नेय को ही आस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार है। इस तरह से ये 3 भाषा परिवार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। देवल में से कौन झारखंडी भाषा मनक लिपि ना लागे। अब झारखंडी भाषा का लिपि कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि, तोलोंग लिपि और बाड़ांग छिती लिपि, ठीक है। यह हम लोग को पता है कि यह झारखंड का लिपि है, जबकि असुरी कोई लिपि है ही नहीं, तो इसलिए आंसर असुरी लिपि हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बाकी ऑप्शन की चर्चा करते हैं, ठीक है। ओल चिकी लिपि कौन है, किसका, कौन भाषा का है, तो यह संथाल भाषा का है, ठीक है, संथाल भाषा का है। और यह किसके द्वारा ओल चिकी लिपि बनाया गया है दोस्तों, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया है, 1941 में बनाया गया है। अब यहाँ पे वाड़ंग छिती लिपि जो है यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो लोहो भाषा का है और किसके द्वारा, लोको बोदरा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे तोलोंग लिपि जो है यह उरांव भाषा का लिपि है, ठीक है, उरांव भाषा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वाड़ंग छिती कब बनाया गया है दोस्तों, यह ओल चिकी तो हम लोग देखें 1941 में, वाड़ंग छिती जो है यह 1950 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। जय झारखंड नामक पत्रिका कौन तरह से छपत आ रहा है।
कौन तरह से छप रहा था दोस्तों? तो यह 3 महीनावारी में छपता था, ठीक है, हर 3 महीना में यह पत्रिका छपता था। चलिए 21 नंबर देखते हैं। लोकगीत स्वतः जन्मा गीत है, ई बात कहाँ उद्धारित करल जाए है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकगीत स्वतः जन्मा है, यह कहाँ उद्धारित है दोस्तों? हम लोग को सबको पता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो यह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लोक साहित्य के बारे में बताया गया है कि यह स्वतः जन्म लिया है। चलिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 22 नंबर में क्या है? तो 22 नंबर में है जखम कहानी बनकेवरा भाग 1 में भौजी का जमा पूंजी कार है। तो भौजी का जमा पूंजी क्या होता है दोस्तों? दतवन और पतई, दतुन और पतई होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर हम लोग देखते हैं। हेनरी स्वीट नामक विद्वान कौन लिपि के सबसे बड़ वैज्ञानिक लिपि माने ना? तो किस लिपि को सबसे बड़ा वैज्ञानिक लिपि मानती है दोस्तों? तो इसको देवनागरी लिपि को मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि आह्वान नामक रचना लिख है? अब यहाँ पे आह्वान नामक रचना किस कवि के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आह्वान कविता चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया एक कविता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। देवल में से कौन पद रचना श्रृंगार रस में आ है? अब यहाँ पे पद रचना जो है श्रृंगार रस में, तो श्रृंगार रस यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों, देख के ही मनमोहनी में बहुत सारे गहना का बात आया है, क्योंकि गहना जो होता है श्रृंगार का साधन होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहनी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। मोय दिल्ली जामू, ठीक है, मोय कहाँ जामू? दिल्ली जामू, मुदा आज नी घुरमू, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म कर आ है? अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म का है दोस्तों? संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे 2 वाक्य मिल रहा है, 2 सेम वाक्य, एक में जाने का बात हो रहा है और एक में नहीं आने का बात हो रहा है, तो ये दोनों सेम वाक्य लग रहा है। इसलिए जब 2 वाक्य सेम वाक्य मिलता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, और जिसमें 2 से 3 वाक्य मिल जाता है उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं, और जिसमें एक ही वाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ? यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। नागपुरी कर कौन साहित्यकार का संबंध पहाड़ बंगड़ू गांव से आ है? तो हम लोग दोस्तों प्रफुल्ल दा एक नज़र पढ़े हैं, उसमें से साफ साफ लिखा हुआ है प्रफुल्ल कुमार राय का गांव का नाम क्या था? पहाड़ बंगड़ू गांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। पूजा कर फूल नामक काव्य संकलन केकर कृति है के? अब देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या है? रणविजय पढ़ना है लोक साहित्य में दोस्तों। लोक साहित्य में यह पूरा रचना और रचनाकार का नाम भी दिया हुआ है, इसलिए इसे आउट ऑफ सिलेबस भी हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से। तो यह लाल रणविजय नाथ शाहदेव का लिखा हुआ एक क्या है? काव्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। चुन्नी राम दुबे नामक नागपुरी कवि कर उपनाम का है के? चुन्नी राम दुबे का क्या उपनाम है दोस्तों? कंचन। यह कंचन नाम से कविता लिखते हैं, ठीक है, कंचन। चलिए 30 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन देशज शब्द ना लागे? अब देशज शब्द ना लागे पूछा है, ठीक है दोस्तों। देखिए मचिया जो हम लोग का बैठने वाला एक स्थान जगह होता है ना, जो तो एक वस्तु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको मचिया कहते हैं। पीढ़ा, जिसको पीढ़ा भी यही मचिया का ही एक नाम है, पीढ़ा। अलुआ, आलू को हम लोग अलुआ कह देते हैं। तो इस तरह से ये सब दिख रहा है कि देशज है, तो हमको पूछा है देशज कौन नहीं है, तो बर्फ यहाँ में से देशज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर हम लोग देखते हैं। ऊ छोड़ी किताब पढ़ेला, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आ है? अब ऊ छोड़ी जो है वह क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ रही है, तो यह सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह छोड़ी जो है वह किताब पढ़ रही है। पढ़ेला मतलब पढ़ रही है अभी भी, तो इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल का होगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। लुंदरी दासी झूमर नाम से मिलेक वाला काव्य संकलन के कैर है? अब यहाँ पे देखिए लुंदरी दासी झूमर नाम से एक काव्य का रचना किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो धनीराम बख्शी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। आज कर समय में नागपुरी कर स्थिति झारखंड में का लखया है? तो झारखंड में नागपुरी क्या है दोस्तों? राज्य का द्वितीय राजभाषा बन के रह गया है, ठीक है, द्वितीय राजभाषा बन चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत के
कई भाग में बांटे ना। तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लोकगीत को कितना भाग में बांटा गया है दोस्तों? तो 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 11 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला हो जा रहा है संस्कार संबंधी गीत, ठीक है। दूसरा हो जा रहा है धर्म संबंधी गीत। तीसरा हो रहा है ऋतु संबंधी गीत। चौथा हो जा रहा है चक्की और चरखे से संबंधित गीत। और पांचवा हो जा रहा है खेती से संबंधित गीत। छठा हो जा रहा है भिखमंगों का गीत, ठीक है। उसके बाद सातवां हो जा रहा है मेले से संबंधित मेले का गीत, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न जातियों का गीत। उसके बाद वीर गाथा का गीत। उसके बाद गीत कथा है। और फिर अनुभव के वचन को भी गीत में रखा गया है। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा 11 भागों में। चलिए 35 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन तरह कर गीत में काव्य शास्त्रीय बंधन नहीं होएला? तो काव्य शास्त्रीय का बंधन किसमें मुक्त होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ग्राम्य गीत में होगा, ठीक है। ग्राम गीत, अगर लोकगीत होता तो लोकगीत हो जाता, लेकिन लोकगीत किसको कहते हैं? ग्राम गीत को ही तो लोकगीत कहते हैं। चलिए 36 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताए। रग रग के जाने, रग रग को जाने मतलब किसी का अंदर तक का बात को जान जाना। तो यहाँ में से क्या हो जाएगा? हर बात के जाने, सौ बात के जाने, एक चीज के बूझे, ठीक है, एक एक चीज के बूझे, देवल में से शोभे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। इन सारे सही हो रहे हैं। चलिए 37 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन तरह कर काव्य रचना में समय कर साथ बदलाव देखल जाएला? किसमें समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग को पता है लोकगीत में होता है, क्योंकि लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी आता है और समय के साथ इसमें कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होता है। चलिए 38 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। ठाकुर टंगायक, ठीक है। ठाकुर टंगायक इसका अर्थ क्या होगा? तो ठाकुर टंगायक अर्थात दोस्तों ब्याह करे, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं गांव घर में, आप लोग होंगे तो जो गाय बैल जो बहुत ज़्यादा दौड़ता भागता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक लकड़ी का डंटा टांग देते हैं, उसी को ठाकुर बोलते हैं। तो इसी तरह जब कोई लड़का अगर बहुत बदमाशी कर रहा है तो उसका ब्याह कर दीजिए, वो उस पर एक लड़की को टांग दीजिए, समझ लीजिए, तो वह सुधर जाएगा, ऐसा मान्यता है। तो यहीं पे ठाकुर टंगाए का अर्थ क्या हुआ? ब्याह करे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। बनकेवरा कर कौन कहानी अनुसार बेनी बाबू लेक्चर होए ले जानल जाएला? तो किस कहानी में बेनी बाबू का चर्चा हुआ है दोस्तों? सबको पता है, बंगला का सुख में, ठीक है, बंगला का सुख में। और इसकी गोमकाइन का क्या नाम था? गोमकाइन का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। पीटर शांति नौरंगी जे किताब में कुछ लोकगीत का संकलन कर हैं, उकर का नाम है के? उसका क्या नाम है दोस्तों? हम लोग को पता है क्या नाम है? नागपुरी सदानी साहित्य, ठीक है। नागपुरी सदानी साहित्य में ही इन्होंने कुछ लोकगीत का संकलन किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। देवल कहावत का अर्थ बताओ। निर्धन धन देखे तो दिने देखे तरंगन, ठीक है। तरंगन का अर्थ क्या होता है? तारा होता है दोस्तों, ठीक है। अब निर्धन जब धन देखता है तो उसे दिन मांझे क्या दिखने लगता है? तारा दिखने लगता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? सूखल फुटानी दिखाए, ठीक है। जब उसके पास धन चढ़ जाता है ना तो वह फुटानी करता है, बहुत सारा दिखावा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। नागपुरी भाषा में लिंग विचार केकर पर नहीं होएला? लिंग विचार किस पे नहीं होता है? यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो निर्जीव जो होता है ना, निर्जीव संज्ञा में लिंग विचार नहीं होता है, इसलिए तो उसे बेलिंग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। सोहर गावे कर परंपरा कौन संस्कार से जुड़ला है? तो सोहर कब गाया जाता है? तो यह जन्म संस्कार है दोस्तों, जन्म के उपरांत यह गीत गाने का व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। उसट काट होए, ठीक है, उसट काट होए मतलब किसी को कुछ कहते रहिए, वो आपके बात पे कोई रिस्पॉन्स ना दे तो उसी को क्या कह देते हैं? उसट काट होना, अर्थात निठुर होना, अर्थात ठीठ होना, ठीक है। एकदम ढीठ हो जाता है लोग, कुछ भी कह दीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को ढीठ कहता है, उसी को निठुर होना कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। कौन तरह कर गीत परंपरा में बोली कर प्रधानता होएला? किसमें बोली की प्रधानता होती है दोस्तों? सबको पता है लोकगीत में बोली की प्रधानता होती है, क्योंकि झारखंड के लोगों की बोली ही लोकगीत होती है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में मधुसूदन दुबे कर
कौन रचना संकलिता है? तो मधुसूदन दुबे का कौन रचना संकलिता है? सबको पता है, तोरबीन। ठीक है, तोरबीन नहीं है, तोरबीना है। ठीक है, यहाँ पे बिना कर दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। कौन तरह कर गीत मन एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक चले कर परंपरा दिसेला? तो कौन गीत में है दोस्तों? तो यह लोकगीत में है। लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते हुए कुछ बदलाव के साथ हम लोग तक पहुंचा है। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। ईश्वरी प्रसाद नामक विद्वान कौन पत्रिका का संपादन करत रहे? ठीक है, कौन भी पत्रिका का संपादन कर रहे थे? ईश्वरी प्रसाद बराइट। ठीक है, तो किसका दोस्तों? तो यहाँ पे डहर जो पत्रिका है इसका संपादक कर रहे थे। अब यहाँ पे पूछ देगा डहर पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो डहर पत्रिका प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। हैकट में पड़े। ठीक है, हैकट में पड़े अर्थात क्या होता है दोस्तों? अचरज। जब कोई हैकट बोल देता है मतलब कि अचानक कोई ऐसा बात बोल दिया जिससे कि आप अचरज हो गए, अचंभित हो गए, उसी को हैकट बोला जाता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी में पूरन पर दुख कर पहाड़ टूटेगा? किस कहानी में पूरन है दोस्तों? सुंदर कहानी में। ठीक है, सुंदर कहानी में सुंदर का पिताजी कौन होते हैं? पूरन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। नागपुरी स्तंभ छापे वाला सबसे बड़ खबर कागज कौन रहे जे रांची से प्रकाशित होत रहे? सबसे बड़ा स्तंभ बोला गया है, तो इसमें एक पेपर छपता था, उस पेपर का नाम आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों? तो रांची एक्सप्रेस है। ठीक है, रांची एक्सप्रेस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चलिए 52 देखते हैं। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। तेल जरे तेली कर, करेजा फाटे मसाल चीकर। ठीक है, तेल चले तेल जरे, तेल जल रहा है किसका? तेली का। और किसका कलेजा फट रहा है? तो मसाल चीकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? खर्चा दोसर कर होए और तकलीफ दूसरे को लगता है। ठीक है, इसी का अर्थ ये हुआ। चलिए 53 हम लोग देखते हैं। लोक साहित्य कौन साहित्य कर उपभाग है? तो लोक साहित्य किन साहित्य का उपभाग है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है? यह लोक वार्ता का ही एक उपभाग है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग भुवनेश्वर अनुज का किताब पढ़े होंगे स्टार्टिंग में अच्छे से, तो इसमें यह आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए 54 देखते हैं हम लोग। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। भूख तो छुचका, नींद तो खरहट का। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि भूख और नींद किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब भूख लगता है ना तो वह उसको कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, वह खा जाएगा। और जब नींद लगा हुआ हो तो उसे मुलायम गद्देदार बिस्तर नहीं चाहिए, वह चटाई पे भी सो जाएगा। अर्थात नींद और भूख किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए 55 देखते हैं। देवल शब्द में से कौन प्रत्यय जुड़ल आहे भगताइन में? ठीक है, भगताइन में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? बाद में जुड़ने वाला। तो भगताइन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? भगत जोड़ आइन बराबर भगताइन। ठीक है, भगत जोड़ आइन बराबर भगताइन होता है। ठीक है, भगत जोड़ आइन। ठीक है, आइन बराबर भगताइन, इन दोनों को जोड़िएगा तब भगताइन बनेगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ। चलिए 56 नंबर देखते हैं। नीति शिक्षा का सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ देखे के लिए मिलेला? नीति शिक्षा का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहाँ पे दोस्तों फेबुल में हम लोग को, फेबुल लोक कथा में देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, जितने भी है उन सारे के बारे में, उन सारे का जीवन रुचि के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसलिए इसे सबसे ज़्यादा नीति शिक्षा माना गया है। चलिए 57 देखते हैं। देवल शब्द का पुल्लिंग रूप बताओ। आयो, आयो किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आयो माँ को बोला जाता है। तो माँ का उल्टा क्या हो जाएगा? माँ का उल्टा, अच्छा माँ का पुल्लिंग पूछा है। ठीक है, पुल्लिंग पूछेगा, माँ का उल्टा पूछे या पुल्लिंग पूछे तो माँ का पुल्लिंग क्या हो जाता है? आबा हो जाता है। ठीक है, नागपुरी में बाप नहीं होता, बाबा नहीं होता है दोस्तों, बाबा मतलब दादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आबा हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं। देवल पहेली कर सही अर्थ बताओ। करिया आहे मुदा बउआ ना लागे, कुछ चढ़ेला मगर बंदरा ना लागे। तो क्या है दोस्तों? देखिए काला काला क्या दिख रहा है इसमें से? काला भालू दिख रहा है, तो यहाँ पे भालू आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 59 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल कहावत कर सही अर्थ बताओ। दादा कर भरोसे गुर कतारी। ठीक है, तो मीन्स क्या कह रहा है, दादा के भरोसे गुर कतारी हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि दादा का भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी काम में। तो क्या आंसर यहाँ पे देखिए, दादा का भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, और आपको खुद से वो काम कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 नंबर। देवल बुझवैल कर सही अर्थ बताओ। बेगर मुड़ कर बंदरा पानी पिएला। बेगर मुड़ कर बंदरा क्या करता है, पानी पीता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्बा। तुम्बा अर्थात गगरी। ठीक है, घड़ा। घड़ा जो होता है दोस्तों, देखिए उसका मूड नहीं होता है, तब भी वहाँ क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 61 नंबर देखते हैं। देवल शब्द कल स्त्रीलिंग रूप बताओ। अड़िया। अड़िया का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब जो ढीठ हो जाता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ उड़ जाता है, तो उसे अड़िया कड़ा कहते हैं। ठीक है, जो एकदम ताकतवर निर्दंड जो होता है उसे अड़िया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको स्त्रीलिंग क्या बताया है, तो यहाँ पे मेदी बताया है। ठीक है, मेदी बताया है। अगर आप में से किसी को मेदी का अर्थ समझ में आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता। चलिए 62 नंबर देखते हैं। देवल पहेली कर सही अर्थ बताओ। बाघ बांग बटले हाथी आवे, सूप लखे कान, मुंह बटले छुआ करे, देखू भगवान। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बांग बटले हाथी आवे, आवे सूप लखे कान, उसका कान किस तरह से है, सूप लखे है, और यह कि उधर से आता है, और मुंह बटले उसका छुआ किसको दिखता है, भगवान को दिखता है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक केला का जो पेड़ होता है ना दोस्तों, तो उसका जो पत्ता होता है वो क्या होता है, हाथी के कान की तरह होता है, और केला का जैसे ही फूल निकलता है तो वह भगवान की तरह, कौन भगवान की तरह, गणेश भगवान की तरह दिखता है। तो इसलिए उसे क्या कहा गया, देख रहा है किस तरह, भगवान की तरह देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरा का गछ अर्थात केला का पेड़। ठीक है, पौधा। चलिए 63 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। फूल के तुम्बा हुए। ठीक है, फूल के तुम्बा हुए अर्थात प्रशंसा सुन के खुश हुए, अर्थात हम लोग किसी किसी को चढ़ा देते ना, नहीं बोलते हैं ऐसे चना के झाड़ पे चढ़ा दो, तो ऐसा ही इसका अर्थ निकला। चलिए 64 नंबर देखते हैं। देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। झज्झड़। झज्झड़ का अर्थ क्या होता है, जो एकदम खराब हो जाता है ना, झड़ झड़ आवाज़ आता है, उसी को झज्झड़ कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो चीज़ एकदम बढ़िया है वो ये हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। देवल बुझवेल का सही अर्थ बताओ। ऋषि मुर्गी डेनाय में अंडा देवेला। ऋषि मुर्गी अर्थात जो भी ऐसा चीज़ है जिस ऋषि मुर्गी का क्या होता है, बाल थोड़ा खड़ा खड़ा होता है, तो यहाँ पे आंवला जो होगा ना, आंवरा, आंवरा मतलब आंवला। ठीक है, आंवला का पेड़ देखिएगा तो उसका बाल भी थोड़ा खड़ा खड़ा, उसका पत्ता जो है खड़ा खड़ा होता है, और क्या कर रहा है, डेनाय अर्थात अपना डाली में ही वो क्या कर रहा है, अंडा की तरफ फल दे रहा है, और ये गोल गोल दिख रहा है, तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, आंवरा होगा, आंवला। ठीक है, चलिए 66 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। नान। नान का मतलब पतला होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मोट हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं हम लोग। देवल बुझवेल कर सही अर्थ बताओ। अर्रा अर्रा सुरली घास। अर्रा अर्रा सुरली घास मतलब पतला पतला घास है किनारे किनारे में, और सेकर बीचे अंडा, और यहाँ पे सेकर बीचे अंडा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सबको पता है कि ऐसा क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे आँख होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अर्रा अर्रा यहाँ पे घास दिख रहा है, अर्थात उसका आईब्रो दिख रहा है, और बीच में क्या है कि उसका गोल वाला जो होता है आइरिस, तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आँख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल लोकोक्ति कर सही अर्थ बताओ। करनी ना धरनी नाम सुबरनी, अर्थात किसी का काम धंधा कुछ है ये नहीं और नाम बहुत बड़ा रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निकम्मा आदमी कर नाव बड़ा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम निकम्मा, कोई काम धंधा नहीं, जबकि उसका नाम विकास रख दिए। ठीक है, विकास रख दिए, और वो कोई काम धंधा कर ही नहीं रहा, कोई काम नहीं कर रहा, और नाम है क्या, विकास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। देवल शब्द का सही माने बताओ। हिगरायक। हिगरायक मतलब दोस्तों अलग करना। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। ठीक है, हिगरायक मतलब अलग कर देना, छिनगा देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा छिनगाना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। देवल शब्द अजायत में कौन उपसर्ग जुड़ला है? उपसर्ग कब जुड़ता है दोस्तों? शब्द के पहले जुड़ता है। आप देखिए अजायत, तो जायत है उसमें अ जोड़ देंगे तो अजायत बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 71 नंबर देखते हैं। वन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला, तो जेहल दूरा कैसे खोलता है? लात मार के खोलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखते हैं। बसंत नामक गीते रचना में, गीत रचना में कवि, यहाँ पे छवि हो गया है तो इसको कवि करना है। ठीक है, यहाँ पे कवि कर देना है, और यहाँ पे रच नचा हुआ है तो इसको रचना करना है। ठीक है, केकर वर्णन बड़ा रोचक ढंग से आ है। बसंत नामक गीत रचना में किसका रचना जो है वह बड़ी ही रोचक ढंग से आया है? तो सबको पता है किसका रचना है, किस्म किस्म का फूल का, क्योंकि बसंत कविता में बहुत सारा फूल का वर्णन देखने को मिला है। चलिए 73 नंबर देखते हैं। कौन किस्म कर गीत परंपरा छुआ मन के सुताए के ले गावल जाए? छुआ लोग को सुलाने में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? लोरी गाया जाता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। कौन नागपुरी लोक कथा में राजकुमार सौ विद्या कर जानकार होएला? किसमें दोस्तों? तिरिया चरित्र में, किरिया चरित्र नहीं, तिरिया चरित्र। ठीक है, तिरिया चरित्र में सभी विद्या को राजकुमार जानता है, लेकिन एक नहीं जानता है, वो तिरिया चरित्र को ही नहीं जानता है। चलिए 75 देखते हैं। सात भाई एक बहिन कहानी में बहिन भाई मनक सेवा में का काटेला, तो क्या काटती है दोस्तों? साग काटती है। साग कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन डी में साग है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए 76 देखते हैं। सोना ना रूपा भेल शीर्षक रचना के लिख है, तो किसके द्वारा सोना ना रूपा भेल लिखा गया है दोस्तों? किसको नहीं पता है? सबको पता है दोस्तों, पार्थनंद तिवारी के द्वारा यह सोना ना रूपा भेल लिखा गया एक कविता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। बिसाही कौन वर्णन कर रचना है के जे बनकेवरा में संकलित है? अब देखिए बिसाही क्या है दोस्तों? बिसाही एक कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे नाटक नहीं है, निबंध नहीं है, लेख नहीं है, वह एक कहानी है, तो आंसर कहानी नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि इसका आंसर लेख दिया हुआ, लेख तो हरगिज नहीं हो सकता है दोस्तों, यह कहानी है, आप बनकेवरा का लिस्ट उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यह एक कहानी है। चलिए 78 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल शब्द कर विलोम बताओ। अब यहाँ पे देखिए विलोम बताना है, और मेरे पास क्या है? गरुआ। गरुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारी। अब गरुआ का मतलब होता है कि हम लोग जैसे गांव में बोला जाता है, अगर किसी को कोई बोझ ढुला दीजिए तो बोलता है कि बहुत गरुआ है, अर्थात बहुत भारी है। ठीक है, तो अब भारी का उल्टा क्या होता है? हलुक होगा, तो इसका उल्टा पूछा है ना, विलोम पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हलुक। और अगर गरुआ का समानार्थी पूछता तो आंसर क्या हो जाता? यही हो जाता, क्या? भारी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हलुक होगा, सी। चलिए 79 नंबर देखते हैं। लोक कथा छोटकी बोहरिया शीर्षक अनुसार छोटकी के वन में के छोड़ेला, तो छोटकी को वन में के छोड़ता है दोस्तों? उसी का हस्बैंड छोड़ता है। ठीक है, उकर गोमके, गोमके को ही क्या कहा जाता है? पति कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 80 नंबर देखते हैं। जे आदमी राकस के मारी से के हम अपन बेटी बियाह देव और अपन आधा राइजो दे देव, ई संवाद कौन कहानी से लेवल जाए? किस कहानी से लिया गया है दोस्तों? यह राजा के द्वारा यह संवाद कहा जाता है। और यह किस कहानी से लिया गया है? तो हम लोग सबको पता है, नामा चांद और गोपी चांद कहानी से यह बात लिया गया है। चलिए 81 नंबर देखते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में विक्रमदित्य राय कहानीकर मुख्य पात्र है के? मुख्य पात्र है के कुछ कहानी में है दोस्तों? वन हरनीकर बेटा कहानी में है। ठीक है, वन हरनी का बेटा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। नागपुरी भाषा विकास के कौन संस्था आगे बढ़ाकर काम करते हैं? ठीक है, नागपुरी भाषा का विकास के लिए कौन संस्था काम कर रहा है दोस्तों इसको आगे बढ़ाने में? नागपुरी संस्थान जो कि पिठोरिया में है, यह कर ही रहा है। ठीक है, उसके बाद विजय प्रकाशन, यह भी नागपुरी का बुक का प्रकाशन कर करके कर रहा है। झारखंडी भाषा संस्थान, तो झारखंडी भाषा संस्थान भी इसके भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर।
देवठान एकादशी दिन से कौन राग कर गावे की शुरुआत होएला। तो किस राग को शुरुआत होता है दोस्तों, देवठान के बाद डमकच गाने, डमकच अर्थात उसी दिन से शादी ब्याह का मामला शुरू हो जाता है देवठान के बाद से, इसीलिए यहाँ पर डमकच राग शुरू हो जाता है। चलिए 84 देखते हैं हम लोग। सात भाई एक बहन लोक कथा में भाई हार मन बहन के कहाँ ले गए ना। तो बहन को कहाँ ले जाता है दोस्तों, जंगल ले जाता है। ठीक है, कहाँ ले जाता है, तो जंगल ले जाता है लकड़ी काटने के बहाने से। चलिए हम लोग 85 नंबर देखते हैं। देवल शब्द का सही अर्थ बताओ। निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब जिसको कोई भी टेंशन ना हो दोस्तों, उसी को निर्द्वंद कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ बेफिक्र हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को भी एकदम बेफिक्र होकर सचिवालय की अभी तैयारी करनी चाहिए। नियोजन नीति क्या हो रहा है, एग्जाम कब लेगा, इन सारे चीज़ों का आपको कोई चर्चा नहीं करना और अपनी तैयारी पे लगे रहना। चलिए 86 नंबर हम लोग देखते हैं। उपेंद्र पाल कर कौन रचना में धरती में नवजीवन देखकर बात करल जा है। तो धरती में कौन रचना में है दोस्तों, धरती में जीवन देने की बात हुई है, तो वसुधा के देवहू जीवन में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखते हैं हम लोग। बैसाख जेठ महीना में गावे वाला गीत परंपरा कर संबंध केकर से आ है। अब देखिए जेठ का मतलब क्या होता है, जेठ में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है दोस्तों, इससे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे गर्मी में, तो गर्मी उर्मी में जो गाने वाला मामला है, गर्मी में क्या कौन सा गीत गाया जाता है, उदासी गाया जाता है। और उदासी का क्या है, तो एक ऋतु संबंधी गीत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। कवि धनंजय नाथ तिवारी अपन रचना में कौन कर्म के प्रधानता देवे न। कौन कर्म को दोस्तों, तो नीज कर्म को। नीज कर्म आप कीजिएगा तो आपका क्या होगा, मामला सही बैठेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। हमरे कर नागपुर शीर्षक रचना केकर द्वारा रचल जाए है। किसके द्वारा रचल गया है दोस्तों, हमरे कर नागपुर। ठीक है, तो किसके द्वारा है, महेश्वर दास मुसद्दी के द्वारा हमरे कर नागपुर, जिसमें नागपुर का चर्चा किया गया है। ठीक है, नागपुर अर्थात छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90। कौन कहानी में सौवाइन कर सती होए देख के पूछेल जाएल ई तो ऊ का। ठीक है, कौन कहानी में है दोस्तों ऐसा, तो हम लोग को सबको पता है, तिरिया चरित्र में है। सौवाइन का बहन क्या होती है, जो सती हो जाती है। ठीक है, सौवाइन जो है वह सती हो जाती है, सॉरी सौवाइन जो है वह सती हो जाती है इसमें, क्योंकि यह अपना पति को काटती है, सर काट के और साधु के पास ले जाती है, और उसके बाद जब उसका चिता जलता है तो उसी में यह भी जल के सती हो जाती है। चलिए 91 नंबर हम लोग देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 का संकलन में पावस राग केकर द्वारा संकलित है। तो पावस राग किसके द्वारा संकलित है दोस्तों, तो यह धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा। आप धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा नीज करम लिखा गया है। ठीक है, कौन सा करम, नीज करम। ठीक है, नीज करम किसके द्वारा, धनंजय नाथ तिवारी। चलिए 92 नंबर देखते हैं। कोनो जीव जंतु चाहे गज वृक्ष जब मानवीय भाव में कथा पात्र बने ना, वो कौन कहानी होए ना। तो कौन सा कहानी होता है दोस्तों, हम लोग को सबको पता है, वह फेबुल कहानी होता है। चलिए 93 नंबर देखते हैं। सात भाई एक बहन कथा में छोट भाई का खाए ल जब सब भाई एक साथ खाए ना। ठीक है, सब भाई एक साथ में क्या खाता है, बहन का मांस खाता है। तो उस वक्त जो छोटा भाई है वह क्या खाता है, तो खखरा और मछली खाता है, और बहन का जो मांस उसको दिया जाता है उसको वह बुंडू लता में डाल देता है, वहीं से बांस निकला है। ठीक है, और यह ठाकुर गांव वाले इलाके में है, जहाँ के रहने वाले खुद हम हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। देवल लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। ठीक है, जिसके पास पैसा ना कौड़ी है, जब वो क्या कर रहा है, बीच बाजार में दौड़ रहा है, बिना रुपया कर परेशान हुए अर्थात। ठीक है, उसके पास पैसा भी नहीं है और तब भी वह परेशान हो रहा है, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे कह के, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कहावत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर।
पारंपरिक नटुआ नाच कौन रस कर नृत्य है के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैनिक वेशभूषा में इस नटुआ नाच को नाचा जाता है। तो सैनिक वेश जब भी आ गया तो सैनिक हम लोग को वीरता का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। चलिए 96 नंबर हम लोग देखते हैं। करम जीतिया मन में जे गीत जनाना मन द्वारा गावल जायला वो कौन है के। तो वह कौन सा है दोस्तों, अंगनई गाया जाता है, ठीक है। करम जितिया में वह घर के आंगन में ही ये गीत गाती है और वह गीत होता है अंगनई गीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। नागपुरी लोक संगीत में केकर प्रधानता सौब से बगरा है। लोक संगीत में किसका प्रधानता सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। तो राग की प्रधानता सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। राग, छंद ना भी रहे और राग है तो चल सकता है, लेकिन राग का होना जरूरी है, तभी वह गीत बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं 98 नंबर। नागपुरी शब्द में कै ठो ध्वनि जुड़ल आ है। अब यहाँ पे देखिए नागपुरी शब्द में कितना ध्वनि जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो कितना है दोस्तों, नागपुरी में 8 ध्वनि जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है तो इसको सुन लीजिए, देख लीजिए, अगर आइंदा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सही कीजिएगा। न है तो न प्लस अ, अब अ में आ नहीं है, ये आ है, ठीक है। तो ये 2 अक्षर हो गया। उसके बाद ग जो है प्लस अ, तो यह भी 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। उसके बाद र है प्लस ई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर 2 इधर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8 है, ठीक है। हाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और र में ई जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आकार भी मेरा लगा हुआ है, ठीक है, आकार लगा हुआ है। तो ये 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए र जोड़ अ बराबर र होता है, ठीक है। र जोड़ अ बराबर र, और फिर प्लस इसमें ई का मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से गिनिएगा। अब यहाँ अ प्लस अ अर्थात 2 बार अ आ गया। तो यहाँ देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नागपुरी में कितना शब्द है, 8 शब्द दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। देवल में से कौन द्वंद्व समास कर उदाहरण है के। अब यहाँ द्वंद्व समास का उदाहरण नी है के, ठीक है। नी यहाँ पे लगा दीजिएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि नहीं लागे पूछा है। देखिए लोटा बाल्टी यह खुद अपने आप में द्वंद्व है। पढ़ लिख यह भी द्वंद्व है। हासे कान देख यह भी द्वंद्व है। तो कौन नहीं है, तो मने मन जो है यह क्या नहीं है, आपका द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। देवल पहेली कर सही अर्थ बताओ। एक ठो बटुआ में 1000 रुपया। अब एक ठो बटुआ में 1000 रुपया कह देने का अर्थ क्या हुआ, एक ही ऐसा चीज़ है जहाँ 1000 चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा उसी में। तो यहाँ पे मरचई है दोस्तों, ठीक है। मिर्च का एक पौधा होता है, वहाँ पे देखिएगा मिर्च अगर मान लीजिए ये पौधा है तो यहाँ पे इसका डाली होता है, और इस डाली में सब में मिर्च ऐसे करके फला हुआ होता है, इसलिए बोला गया है एक ठो क्या, एक ठो बटुआ में 1000 रुपया, ठीक है। मतलब कि हजारों मिर्च फला हुआ होता है। तो इस तरह से आज का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया ना दोस्तों, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप ही लोग हम लोग का हिम्मत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा दोस्तों तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, इसलिए आप हर हाल में थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपनी तैयारी को अगर बेहतर करना है तो एमएसएच क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट वीक से एमएसएच क्लासेस का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है दोस्तों। तो 10 टेस्ट का सीरीज चलेगा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी जानकारी हो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और टेस्ट के बारे में आप लोग जान सकते हैं। अगर टेस्ट देने से पहले दोस्तों, टेस्ट देने से पहले आप लोग एमएसएच क्लासेस का पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए। बिना पीडीएफ पढ़े आप एग्जाम हॉल में ना घुसे दोस्तों, नहीं तो पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होगा आपको,
ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है तो उससे पहले एमएसएच क्लासेस का पीडीएफ जरूर पढ़िए और टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे रचना और रचनाकार, कविता याद करने का ट्रिक, ये सारे चीज़ जो दोस्तों आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। अगर टेलीग्राम किसी को ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही लिंक से, तो 2 से 3 बार आप उसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एक बार में नहीं होता है तो आपको भागना नहीं है, सतत प्रयास करना है, अर्थात दोबारा प्रयास करिएगा तो खुल जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो में इस तरह का आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप लोग प्यार दिखाते रहिए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट लाता रहूं, ऐसा आप मनोकामना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, इसी बातों के साथ आप लोगों को आज की रात्रि का शुभ रात्रि। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी समय हम लोग फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, जोहार।